वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा था बायोटिक फैक्टर के अंदर रिलेशंस के बारे में हम बात कर रहे थे। रिलेशंस की कल हमने बात की थी, तो हमने दो तरह के रिलेशंस के बारे में देखा था। एक था इंट्रा और दूसरा था इंटर। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे पहले इंट्रा की। तो इंट्रा के अंदर भी हमने दो देखे थे, एक था कोऑपरेटिव और एक था नॉन कोऑपरेटिव। तो हम कोऑपरेटिव के अंदर चल रहे थे। कोऑपरेटिव के अंदर 4 टाइप थे। पहला था कॉलोनाइजेशन, फिर था एग्रीगेशन, फिर था सोसाइटी फॉर्मेशन और लास्ट था पेरेंटल केयर। तो हमने कल इन दोनों पॉइंट को तो डील कर लिया था। आज हम बात करेंगे सोसाइटी फॉर्मेशन की। तो ये हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? इंट्रा के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं इंट्रा के अंदर, वो होता है सोसाइटी फॉर्मेशन। कोऑपरेटिव की बात कर रहे हैं, तो सोसाइटी फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आपस में, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो क्या करेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे और एक सोसाइटी को फॉर्म करेंगे। ऑर्गेनिज्म फॉर्म और सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी दैट मीन्स बहुत सारे उसके अंदर मेंबर इंक्लूड है, इंक्लूडिंग न्यूमरस मेंबर। बहुत सारे उसके अंदर क्या इंक्लूड होंगे? मेंबर्स इंक्लूड होंगे, मतलब उसी स्पीशीज के। ठीक है, उसी स्पीशीज के कैसे? जैसे कि हम चींटी की बात करते हैं। ठीक है, आंट आप सब लोग जानते हो। ठीक है, ये जो आंट होती है ये क्या करती है? ये अपने जैसी बहुत सारी आंट जो होती है उसके साथ में रहती है। कभी भी हम अकेली चींटी को नहीं देखते। हम जहाँ पर भी एक चींटी को देखेंगे दिखाई देगा उसके पास कम से कम आपको 8, 10, 15 और कहीं कहीं पर तो ऐसा होता है हजारों की तादाद में अपन को क्या देखने को मिलती है? ये एंट देखने को मिलती है। तो ये क्या करती है? हमेशा ये सोसाइटी के अंदर रहती है, ये कभी भी सिंगल इंडिविजुअल के फॉर्म में नहीं रहती है। अब सोसाइटी फॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ती है इनको? सोसाइटी की फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है उनको, सबसे पहला तो इनको साथ रहने के लिए, ये साथ रहता है फॉर फूड, फूड के लिए साथ रहता है, सेफ्टी के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमी, इनको प्रोटेक्शन चाहिए होता है उसके लिए ये साथ में रहता है। इसके अलावा फिर ये क्या करती है? प्रोटेक्शन के साथ साथ में इनको और भी जो इनका सबसे मेन आता है कि जब ये सोसाइटी बना के रहते हैं तो ये सारी चीज़ें तो होती है, फूड, सेफ्टी, प्रोटेक्शन वगैरह ये सारी तो होती है। इसके साथ साथ में इनके अंदर आता है डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, क्या आता है? डिवीजन ऑफ वर्क। ये जो डिवीजन ऑफ वर्क इंक्लूड होता है, मतलब कि काम जो होता है, जैसे हमारे घर पे भी हम क्या करते हैं, एक पर्सन जो होता है वो कोई और काम कर रहा होता है, दूसरा पर्सन कुछ और काम कर रहा होता है। तो इसी तरह से इन एनिमल्स के अंदर भी क्या होता है कि काम का डिवाइडेशन किया हुआ होता है। कुछ एंड जो होगी वो क्या करेगी? सेफ्टी की तरह रहेगी, मतलब एक तरह से गार्ड की तरह काम करेगी। जैसे हम रेड एंट को देखते हैं, बड़ी बड़ी सी जो चींटियां होती हैं वो क्या करती है, जल्दी से अगर उनकी कॉलोनी में अगर कोई घुस आता है, उनकी सोसाइटी में कुछ घुस आता है तो उसके ऊपर वो क्या करती है? जल्दी से अटैक करती हैं। कुछ फूड का काम करती हैं, कुछ फूड के पाथ को फाइंड आउट करने का काम करती हैं। तो इस तरह से हमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर सोसाइटी फॉर्मेशन देखने को मिलता है। स्पेशली हमें देखने को मिलता है जो छोटे एनिमल्स होते हैं। किस किस के अंदर हमें देखने को मिलता है? बीज के अंदर हमें देखने को मिलता है। बीज मतलब मधुमक्खी के अंदर सोसाइटी फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिसमें कौन कौन से होते हैं? क्वीन होती है एक हर एक छत्ते में, फिर ड्रोन होते हैं जो मेल वाले होते हैं, फिर वर्कर होता है। तो इस तरह से हमें इनके अंदर एक सोसाइटी बनती हुई दिखती है। फिर हम देख सकते हैं एंड के अंदर सोसाइटी फॉर्मेशन होता है। जो वाइट एंट होती है, वाइट एंट जिसको हम किसको बोलेंगे? दीमक को। ठीक है,
दीमक नाम सुना होगा सबने, जो क्या करता है, लकड़ी को खाता है, लकड़ी को ही क्या कर देता है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो दीमक के अंदर भी हायर लेवल का सोसाइटी फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये हो गया कोऑपरेटिव के अंदर एक दूसरे को सोसाइटी के रूप में रह करके एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर, कोऑपरेटिव के अंदर ही नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ, वो होगा पेरेंटल केयर का। फोर्थ हम किसकी बात करेंगे, पेरेंटल केयर की। अगर हम पेरेंटल केयर की बात करें तो वर्टिब्रेट के अंदर तो पेरेंटल केयर पाई जाती है, ठीक है। हम वर्टिब्रेट जितने भी एनिमल देखते हैं, वर्टिब्रेट के अंदर जैसे कि हम बर्ड्स के अंदर देखेंगे, रेप्टाइल्स के अंदर देखेंगे, मैमल्स के अंदर देखेंगे, तो उनके अंदर तो क्या होगा, पेरेंटल केयर नॉर्मली प्रेजेंट, मोस्टली हाई लेवल की पेरेंटल केयर देखने को मिलती ही है। लेकिन जो इनवर्टिब्रेट एनिमल होते हैं उनके अंदर क्या, जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर तो पेरेंटल केयर नहीं देखने को मिलती है। तो वो क्या करते हैं, नेचर के भरोसे अपने ऑर्गेनिज्म को छोड़ देते हैं। हाई वर्टिब्रेट होंगे या हायर ऑर्गेनिज्म होंगे, वो तो क्या करेंगे, अपने बच्चों की, अपने ऑफ स्प्रिंग की केयर करेंगे, उनको बड़ा होने तक या फिर उनको किसी एक पर्टिकुलर स्टेज तक डेवलप होने में। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इनवर्टिब्रेट होते हैं, इनवर्टिब्रेट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर इनकी हम जैसे बात करेंगे तो इनके अंदर क्या होता है, पेरेंटल केयर हमें नहीं देखने को मिलेगी। अगर इनके अंदर हम पेरेंटल केयर की बात करें तो वो हमें बहुत कम दिखाई देती है या फिर नहीं भी दिखाई देती। पेरेंटल केयर मतलब ना के बराबर होती है। जैसे हम बात करें कि अमीबा वगैरह की, तो ये क्या करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ सेल को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये उनकी रखवाली नहीं करेंगे, क्योंकि जब एक सेल से दो सेल बनेगी तो ऑटोमेटिकली जो पेरेंट वाली सेल होगी वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाती है। सपोज ये एक अमीबा हो गया, ये जब दो अमीबा में डिवाइड होगा तो क्या हो गया, ये वापस एक न्यू तरह का ऑफ स्प्रिंग बन गया। अगर हम दूसरे छोटे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी बात करते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, जैसे फ्रॉग की अगर हम बात करें, किन्हीं किन्हीं फ्रॉग में पेरेंटल केयर देखने को मिलती है। फिश की अगर हम बात करें तो बहुत सारी फिशेज की स्पीशीज होती हैं जो कुछ लेवल तक, मतलब कुछ डेवलपमेंट स्टेज तक क्या करती है, अपने लार्वा का ध्यान रखनी है, अपने ऑफ स्प्रिंग का ध्यान रखती है। सम डेवलपिंग स्टेज, कुछ डेवलपिंग स्टेज जो होती है, किसकी बात कर रहे हैं हम, सम डेवलपिंग स्टेज, उनके एग की, वहां तक ये क्या करेंगे, ये पेरेंटल केयर को करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी स्पीशीज होती हैं जो नेचर के भरोसे क्या कर देते हैं, जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म हमेशा नेचर के भरोसे क्या करेंगे, अपने ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं उनको छोड़ देते हैं। लेकिन फिर ये किस तरह से सर्वाइव करते हैं, तो ये क्या करते हैं, हाई नंबर के अंदर रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। नेचर के भरोसे इन्होंने किसको छोड़ दिया, अपने ऑफ स्प्रिंग को छोड़ दिया। तो वो ऑफ स्प्रिंग कैसे सर्वाइव करेंगे, जैसे सांप जो होता है वो तो अपने बच्चों की रखवाली नहीं करता है, तो ये क्या करते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये हाई नंबर में, हाई रेट के अंदर ही क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। जिसकी वजह से क्या होगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म अगर सर्वाइवल कंडीशन को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो भी उनके अंदर क्या हो सकता है, उनके अंदर कुछ स्पीशीज या कुछ ऑफ स्प्रिंग तो इनके अंदर बचेंगे। जैसे कि इन्होंने अगर क्या किया, 100 नंबर के अंदर अपना ऑफ स्प्रिंग दिए या एग दिए, तो 100 में से माना कि अगर 90 एग जो है या फिर 90 ऑर्गेनिज्म जो होंगे, अगर वो किसी रीज़न की वजह से अगर वो ख़त्म हो जाते हैं, तो भी इनके अंदर 10 तो ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो क्या कर पाएंगे, नेचर के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे। और यही 10 क्या करेंगे, फिर से इनकी रिप्रोडक्शन या फिर से इनकी ऑफ स्प्रिंग बनाने में मदद करेंगे। तो इस तरह से पेरेंटल केयर देखने को मिलती है। वर्टिब्रेट के अंदर तो हमें पेरेंटल केयर के बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, पेरेंटल केयर करते हैं। तो ये हो गया कोऑपरेटिव के बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट नॉन कोऑपरेटिव के बारे में। अब किसके बारे में आएंगे, नॉन कोऑपरेटिव के बारे में। ये हम अभी तक बात कर रहे हैं इंट्रा स्पेसिफिक की, मतलब जो सिमिलर स्पीशीज है उसकी बात कर रहे हैं, वो किस तरह से इंटरेक्शन करती है। तो नॉन कोऑपरेटिव के अंदर हमने क्या देखा था, पहला हमने देखा था फूड कंपटीशन,
फूड कंपटीशन। फूड कंपटीशन में क्या होगा, सपोज कि ये इतना बड़ा क्या है, एक जंगल है, ठीक है। इस जंगल के अंदर क्या है, बहुत सारे ट्रीज वगैरह जो है वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्रासेस ग्रो की हुई है, यहाँ पर क्या है, ट्रीज वगैरह जो है वो ग्रो किए हुए हैं। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर सेम स्पीशीज जो है वो ग्रेजिंग के लिए आ रही है। ये इस तरह से पूरे में घास है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक ये स्पीशीज है ए वाली, ठीक है। ये वाली स्पीशीज जो है इसका नंबर कितना है, 100 है। अब ये सारे के सारे जितने भी ये जो ए स्पीशीज हैं 100 नंबर के अंदर, सपोज कि हमने ए स्पीशीज में ले लिया काऊ, ये ए स्पीशीज क्या कर रही है, 100 की 100 काऊ जो है ये यहाँ पर आ रही है ग्रेजिंग के लिए। क्या कर रही है ये, ग्रेजिंग के लिए। अब ये 100 के लिए तो ये फॉरेस्ट क्या हो रहा है, फॉरेस्ट छोटा पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, काऊ जो होगी वो आपस में क्या करेगी, लड़ेगी। क्यों लड़ेगी, क्योंकि इनको क्या चाहिए होगा, 100 नंबर्स में। तो यहाँ पर जो उगने वाली घास है वो इनके लिए क्या हो रही है, कम हो रही है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में जैसे बारिश के टाइम पे तो बहुत सारी घास है, तो ये सारी की सारी यहाँ पर क्या हो रही थी, इजीली है ना ये ग्रो कर रही थी। इस पे ग्रो किया, इस पे ग्रो किया, जिस पे ग्रो करेंगे यहाँ से ये घास खत्म हो गई, यहाँ से खत्म हो गई। इस तरह से क्या होगा, धीरे धीरे घास खत्म होती जाएगी। लेकिन स्पीशीज का नंबर तो जितना रहेगा उतना ही रहेगा, ये 100 का 100 ही रहेगा, ग्रेजिंग कर रही है तो भी, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ग्रास जो है वो क्या हो रही है, खत्म हो रही है। ग्रास क्या हो रही है, लॉस हो रही है ग्रास का। लेकिन जब नंबर सेम है तो धीरे धीरे जब यहाँ से ग्रास जो होगी वो जब खत्म हो जाएगी, स्टार्टिंग में ये वाली कंडीशन है, उसके बाद में जब हम देखेंगे कि यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ये वाली घास हट गई, यहाँ से हट गई ये वाली घास, यहाँ से हट गई। तो इस तरह से जब हो रहा है तो क्या होगा, ये गाय जो होगी, ये जितनी भी सारी काऊ जो होगी वो क्या करेगी, आपस में कंपटीशन करेगी। तो ये किसके लिए कंपटीशन हो रहा है, ये कंपटीशन हो रहा है इनके लिए, फूड के लिए। क्यों, क्योंकि सबको सरवाइव करना है, सबको फूड की जरूरत है, सबको है ना जिंदा रहना जरूरी है। तो इसके लिए क्या होती है, सिमिलर स्पीशीज, इनके अंदर मोस्ट ऑफ द फूड के लिए कंपटीशन देखा जाता है, ओके। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फूड कंपटीशन। तो इसमें क्या हो गया, ये ए स्पीशीज के मेंबर ही आपस में क्या कर रहे हैं, ए स्पीशीज वाले से ही क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, ओके। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, फूड कंपटीशन। और ये किसके लिए कर रहे हैं, फूड के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। फूड इनको क्यों जरूरी है, फूड इनको जरूरी है इनके सर्वाइविंग के लिए। अगर इनको फूड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, फूड नहीं मिलेगा तो ये आने वाले टाइम के अंदर क्या हो जाएंगे, या तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे या फिर इनका नंबर जो होगा वो बहुत ही कम बचा रहेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, नॉन कोऑपरेटिव के अंदर इस तरह का इंटरेक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड जो होता है वो होता है डिफाइनेट हॉस्टिलिटी। नॉन कोऑपरेटिव के अंदर ही सेकंड वाला जो होगा वो वाला कौन सा होगा, फूड कंपटीशन हमने देख लिया, फिर आएगा डिफाइनेट हॉस्टिलिटी। डिफाइनेट हॉस्टिलिटी को हम हिंदी में बोलते हैं सीमित शत्रुता। सीमित शत्रुता। अब सीमित शत्रुता जो है वो किस तरह से हो रही है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, सीमित शत्रुता के अंदर कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म वो क्या करेगा, अपने सिमिलर ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए वो अपने ही स्पीशीज से क्या करेगा, उससे शत्रुता बनाएगा। सपोज कि यहाँ पर ये ए स्पीशीज है, ठीक है, ए स्पीशीज के 100 मेंबर्स हैं, 100 में, अब 100 के 100 तो सारे एक साथ नहीं होंगे। अब इन 100 में से क्या होंगे, 100 में ग्रुप होगा, ठीक है, सिमिलर स्पीशीज की क्या होगी, ग्रुप होगी। किसी के अंदर 5 है, किसी के अंदर 10 है, किसी के अंदर 8 है, किसी में 7 है। इस तरह से इनकी क्या है, ग्रुपिंग हो रही है। ये 5 वाला जो ग्रुप होगा ये क्या करेगा, सबसे पहले इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी। सपोज इसको फूड की ज़रूरत है, इसको शेल्टर की ज़रूरत है,
तो ये 5 वाला ग्रुप क्या करेगा, इसमें से कोई सा भी एक भी ऑर्गेनिज्म होगा इस 5 वाले में से, सपोज कि ये 1 2 3 4 5, ये पांचों मेंबर है, इसमें से इस 4 वाले को क्या मिला, फूड मिल गया, ठीक है। तो ये 4 वाला क्या करेगा, ये सबसे पहले यहाँ से जब फूड लेगा तो ये अपनों के लिए बचाएगा, ये 1 के लिए बचाएगा, 2 के लिए बचाएगा, 3 के लिए बचाएगा और 5 के लिए बचाएगा। वहीं जितने में अगर इस 10 में से सपोज कि 9 नंबर वाला जो होता है उसने भी आकर के क्या कर दिया, इस फूड को देख लिया, तो ये 4 वाला क्या करेगा, इस 4 वाला ये इस 9 वाले को यहाँ से क्या करेगा, हटाएगा। ये इसको बोलेगा कि फूड मैंने पहले देखा है, फूड को पहले मैंने ढूंढा है, तो फूड पहले मैं मेरे ग्रुप के लिए लूँगा, हमारे लिए जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में तुम फूड ले सकते हो। तो ये क्या किया इन्होंने कि अपने मेंबर्स के लिए, अपने जो क्लोज मेंबर है, स्पीशीज सेम है लेकिन क्लोज मेंबर के रिगार्डिंग में, यहाँ पर किसके रिगार्डिंग में ये बात काम आती है, क्लोज मेंबर के रिगार्डिंग में, कि अपने जो क्लोज मेंबर होंगे उनके लिए उनको बचाना पहला काम होगा। तो इस चीज को बोला जाता है डिफाइनेट हॉस्टिलिटी। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की भी बात करें तो पर्टिकुलर जैसे फैमिली होती है ना, एक फैमिली वो क्या करती है, दूसरी फैमिली के साथ में उसका झगड़ा होता है रिसोर्सेज को लेकर के, तो वो सीमित शत्रुता जो है वो किसकी वजह से हो रही है, ये हो रही है लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से। लिमिटेड रिसोर्सेज कौन से हो जाएंगे, जो उनको एनवायरनमेंट के अंदर अवेलेबल होंगे, जैसे उनके रहने के लिए जगह होगी, कि ये एक एरिया हो गया, ये इस एरिया के अंदर सारी के सारी स्पीशीज को रहना है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये जो पहले 5 वाला ग्रुप है इसने इतना एरिया ले लिया, ये जो 10 वाला ग्रुप है इसने इतना एरिया ले लिया, अब जो 8 वाला आया 8 वाले ने इतना एरिया ले लिया, अब बेचारे 7 वाले के लिए एरिया नहीं बचा, तो ये लोग क्या करेंगे, अपने में से एरिया नहीं देंगे, ये इसको और भी एरिया को कम करेंगे, तो 7 वाले को बेचारे को इतने से एरिया में रहना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, अपने अपने एरिया में उसको नहीं आने दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से इनके बीच में शत्रुता पैदा होगी। जबकि स्पीशीज कैसी है, ऑल आर सेम ऑर्गेनिज्म, ऑल आर सेम स्पीशीज मेंबर, सारे के सारे कैसे एक ही स्पीशीज के मेंबर हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर क्या हो गया, इनके अंदर शत्रुता पैदा होगी। तो ये हमने देख लिया कि इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन जो होता है वो किस तरह से होता है, किसके लिए होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए होता है। लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए क्या होगा, डिफाइनेट हॉस्टिलिटी देखने को मिलेगी। किसके बीच में देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी क्लोज मेंबर के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रा स्पेसिफिक के अंदर नॉन कोऑपरेशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटर स्पेसिफिक की। इंटर स्पेसिफिक की अगर हम बात करते हैं तो इंटर स्पेसिफिक वाला जो होता है, सेकेंड हम किस बात की बात करेंगे, इंटर स्पेसिफिक रिलेशन। इंटर स्पेसिफिक रिलेशन का, तो इंटर स्पेसिफिक रिलेशन चलता है 2 डिफरेंट स्पीशीज के बीच में। ये किस में होगा, 2 अलग अलग स्पीशीज के बीच में चलेगा। हम अब तक हमने बात की थी तो वो केवल एक ही स्पीशीज की बात की थी। अब बात करेंगे 2 अलग अलग स्पीशीज के बीच में जो कंपटीशन होगा या जो भी इंटरेक्शन होगा उसको हम इंटर स्पेसिफिक रिलेशन नाम देते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो ये रिलेशन होता है ये हमें 3 तरह का दिखाई देता है। एक होता है न्यूट्रल, दूसरा होता है पॉजिटिव और तीसरा होता है नेगेटिव। न्यूट्रल का मतलब होगा कि दोनों स्पीशीज में से एक स्पीशीज जो होगी वो तो अनअफेक्टेड रहेगी, उसको किसी भी तरह का कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, किसी भी तरह का ना तो कोई नुकसान होगा और नुकसान नहीं हो रहा तो वो फायदा भी नहीं देगा, और एक स्पीशीज जो होगी वो क्या होगी, अफेक्टेड रह जाएगी। पॉजिटिव के अंदर क्या होगा, दोनों स्पीशीज को बेनिफिट मिलेगा, बोथ स्पीशीज जो होगी वो कैसी होगी, बेनिफिशियल होगी।
दोनों को, और बेनिफिशियल होगी, इसकी वजह से हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रिलेशन। और नेगेटिव के अंदर क्या हो सकता है, नेगेटिव के अंदर ही हमें न्यूट्रल कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो बोथ स्पीशीज जो होती हैं वो हार्मफुल हो सकती हैं, बोथ स्पीशीज हार्मफुल, दोनों को ही नुकसान हो सकता है, या फिर क्या होगा, एक स्पीशीज जो होगी उसको नुकसान हो सकता है और एक स्पीशीज जो रहेगी वो अनअफेक्टेड रहेगी। तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव रिलेशन हो गया। तो ये तीन तरह के रिलेशन हम इसके अंदर देखते हैं। हम इसमें तीनों को अलग अलग नहीं देख करके इसको भी हम क्या करते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन को भी हम क्या करते हैं, दो कैटेगरी में बांटते हैं, कोऑपरेटिव और नॉन कोऑपरेटिव। ठीक है, क्वेश्चन दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है कि न्यूट्रल वाला होता है ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, या फिर इसके अंदर ये पूछा जा सकता है कि जो नॉन कोऑपरेटिव होता है या फिर कोऑपरेटिव रिलेशन देखने को मिलता है। तो जब ये कोऑपरेटिव रिलेशन में कौन कौन से आते हैं, तो कोऑपरेटिव में आता है पॉजिटिव वाला। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कौन सा देखने को मिलता है, इसके अंदर पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है। और जो नॉन कोऑपरेटिव वाला जो होता है इसके अंदर हमें नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों ही रिलेशन देखने को मिल सकता है। अब इनके अंदर कौन कौन से इंक्लूड होते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।